हेलो दोस्तों, लगातार एक जैसी फसलें विशेष रूप से सब्जियों की खेती करने के कारण हमारी मिट्टी में बहुत सारे मिट्टी जनित रोग जिनको हम सॉइल बोर्न डिजीज कहते हैं वो पैदा हो गए हैं। जैसे जड़ गांठ रोग, रूट नोट निमेटोड जिसको हम कहते हैं, फंगस जनित रोग, फंगल विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट आदि। और इसके कारण विशेष रूप से सब्जियों में काफी ज्यादा नुकसान हमको हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन डाउन हो रहा है। गर्मी का मौसम आ गया है और ऐसे में हमें प्रकृति ने एक मौका दिया है कि हम बहुत ही सस्ते में मिट्टी से पनपने वाले सभी बीमारियों से छुटकारा पा लें। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सॉइल सोलराइजेशन कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप में इसके आपको पूरे स्टेप बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो ये कहते हैं कि सॉइल सोलराइजेशन से हमको बहुत फायदा मिलता है, बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमें फायदा नहीं मिलता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे सॉइल सोलराइजेशन करना है, कहां पे हम गलतियां कर रहे हैं और उनको हमको कैसे दूर करना है। दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से ऐसा माना जाता है कि अगर हमारी पॉलीथीन शीट के नीचे 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान होता है और अगर हमारी जो 20 सेंटीमीटर सॉइल डेप्थ है वहां पे 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर तापमान होता है तो मिट्टी के अंदर जितने भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, जो हानिकारक है, जो हमारे दुश्मन है, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। ये टेम्परेचर उनके लिए घातक है। तो ऐसा हमको कितने दिन के लिए करना है? 4 to 6 वीक, यानी लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए हमको ऐसा करना है। उस दौरान अगर ये टेम्परेचर रहता है, जितने भी हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। सॉइल सोलराइजेशन कब करें? तो हमको इसके लिए सबसे, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि गर्मी का मौसम आ गया है, तो सबसे जो गर्म मौसम होता है जैसे अप्रैल मई जून के अंदर हाई टेम्परेचर रहता है, उसके अंदर हमको सॉइल सोलराइजेशन करना चाहिए। और ये सुनिश्चित जरूर करना है कि उस समय पे जो हमारा पॉलीथीन शीट के नीचे और 20 सेंटीमीटर सॉइल डेप्थ में ये टेम्परेचर हमारे को मिले। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सॉइल सोलराइजेशन के लिए हमको क्या क्या स्टेप लेने हैं। सबसे पहले आपकी पुरानी फसल, जो भी आपने सब्जी है या फसल है, खीरा है जो लगाई हुई है, उसको हमको हटाना है। खास करके जो बीमारी है निमेटोड अगर आपके आया हुआ था तो वो जड़ें आपको निकालनी है, पूरा खेत आपको क्लीन करना है। इसके बाद में जितनी भी अगर आपको चाहे देसी खाद डालनी है, मुर्गी की खाद डालनी है, नीम केक डालनी है, सरसों की खली, अरंडी की खली, जो भी डालना है, ऑर्गेनिक मैटर जो भी डालना है, सॉइल सोलराइजेशन से पहले हमको डालना है। थर्ड स्टेप में ये सब डालने के बाद उसको हम अच्छे से हल चला के मिट्टी को बराबर कर देंगे और फिर उसके अंदर हम स्प्रिंकलर, जैसे राजस्थान में स्प्रिंकलर है तो आप स्प्रिंकलर की सहायता से या फिर छोटी छोटी क्यारी बना के उसको सिंचाई करनी है। सिंचाई या मिट्टी में नमी क्यों जरूरी है? क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या हमारे जो दुश्मन फंगस, बैक्टीरिया और वायरस जो हैं, ये नमी के अंदर एक्टिवेट होते हैं। इनके भी सीड होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो जब मॉइस्चर मिलेगी तो वो एक्टिवेट होंगे। तो एक्टिवेट होंगे तो उससे मर जाएंगे। पहला हमको मिट्टी नमी करने का जो कारण है। दूसरा कारण कि एक लेटेंट हीट होती है, जब मिट्टी के अंदर एक ऊपर से हीट लगती है और एक उसके अंदर जब भाप बनती है तो उसका टेम्परेचर और ज्यादा हाई होता है। तो डबल फायदा हमको मिट्टी नम करने से मिलता है, इसलिए हमको उसमें सिंचाई करना जरूरी है। सेकंड स्टेप में हम जो सीट का चुनाव है वो हमको करना है। तो हमारी सीट, एक ध्यान रखें, आप अगर पुरानी सीट लास्ट ईयर आपने किया था उसको अगर आप इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर से मिट्टी वगैरह हटा लें, क्योंकि जितनी पारदर्शी होगी उतनी हीट ज्यादा बनेगी। ट्रांसपेरेंट सीट का हमको चुनाव करना है। सीट की जो साइज है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 3 मीटर, 4.2 मीटर की भी मार्केट में आ रही है, वो ले रहे हैं। आपके अगर आप पोली हाउस, नेट हाउस की खेती कर रहे हैं तो आपके 2 पोल के बीच में जो दूरी है, जैसे 3 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर जो भी है, उसके हिसाब से भी आप ले सकते हैं। इसकी थिकनेस ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक सीजन इस्तेमाल करें तो मैं कहूँगा 15 माइक्रोन वाली आप इस्तेमाल करें। आप चाहते हैं कि हमको लंबे समय तक 2-3 सीजन वो काम में आ जाए तो आप उसके अंदर 100 माइक्रोन भी यूज कर सकते हैं। जनरली जो मार्केट में आ रही है वो 15 माइक्रोन से 25 माइक्रोन तक की आपको मिल जाएगी। ऐसे किसान भाई जिनके वीड्स की ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सॉइल सोलराइजेशन पॉली हाउस, नेट हाउस के लिए नहीं है, आप ओपन फील्ड में भी सॉइल सोलराइजेशन कर सकते हैं। खास करके ऐसे किसान भाई जिनके निमेटोड की समस्या आती है,
विल्ट की आती है, बैक्टीरियल विल्ट की आती है, वो ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हम पानी लगाएंगे तो उसमें खरपतवार उगने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे में आप ब्लैक सीड का चुनाव भी कर सकते हैं। खेत में पानी देने के या सिंचाई देने के बाद जितनी जल्दी हो आप सीट बिछाएं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो नमी है वो उड़ ना जाए, गर्मी का मौसम है। ऐसे किसान भाई जिनके ड्रिप की सुविधा है वो मैं कहूंगा कि पहले पानी देके और फिर उसके अंदर ड्रिप लाइन भी बिछा दें, ताकि अगर बीच में हमको ड्रिप चलाने की जरूरत पड़े, नमी करने की जरूरत पड़े, तो हम ड्रिप को चला सकें। ऐसे किसान भाई जिनकी मिट्टी रेतीली है, उनको लग रहा है कि हम पानी देंगे और पीछे पीछे वो सूख जाएगी, तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। थोड़े एरिया में पानी दो, वहां पे ड्रिप बिछाओ और फिर आप उसके ऊपर सीट बिछा दो, ऐसा भी हम कर सकते हैं। जब भी हम सीट बिछाएं, सीट को ओवरलैप, जो दो सीट के जो किनारे आएंगे उनको कम से कम आप आधा फीट तक हमको ओवरलैप करना है। और ओवरलैप करने के बाद में उसके ऊपर आपको टेप लगा सकते हो, या जैसा आपको इस वीडियो में देख रहे हैं इसके अंदर आप इसके ऊपर मिट्टी भी डाल सकते हो, क्योंकि जितनी एयर टाइट हमारी ये सीट रहेगी उतना ही अच्छा सोलराइजेशन होगा। क्योंकि बहुत सारे किसान यहाँ पे गलतियां करते हैं, सोलराइजेशन तो करते हैं लेकिन उसको अच्छे से स्टेप्स फॉलो नहीं करते और फिर कहते हैं साहब कि हमारे को सोलराइजेशन का रिजल्ट नहीं मिला या रिजल्ट कम मिला। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। सेम प्रोसेस पॉली हाउस नेट हाउस के किसान भाई तो करते ही हैं। सेम प्रोसेस मैंने जैसे अभी पहले भी बताया था कि हम ओपन फील्ड में भी जो है वो सोलराइजेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओपन फील्ड में नहीं कर सकते, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे भी सेम स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं जो अभी हमने पीछे चर्चा की है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आपके पॉली हाउस है तो मैं कहूंगा आप उसके चारों तरफ से जो साइड के पर्दे हैं उनको पैक कर दें पूरा। ऊपर जो स्लाइडिंग नेट है उसको आप पूरा समेट दें ताकि अंदर ज्यादा से ज्यादा हीट बने। अगर आपका नेट हाउस है तो उसके अंदर भी आप जो स्लाइडिंग नेट ऊपर की है उसको समेट दें ताकि अंदर हीट ज्यादा से ज्यादा आए। नेक्स्ट स्टेप में हमको हर 5, 7, 10 दिन पे चेक करते रहना है कि कहीं से सीट कुछ उड़ तो नहीं गई है, कहीं से सीट फट तो नहीं गई है, कहीं से सीट में होल तो नहीं हो गए हैं। इसके साथ साथ हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर नमी तो कम नहीं हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि उसके अंदर मॉइस्चर कम हो गई है तो आप ड्रिप चला के और उसके अंदर वापस से नमी कर सकते हैं। और इस कंडीशन में हमको कम से कम हमारे खेत को 4 वीक या 28 से 30 दिन रखना है। मैक्सिमम आप 1.5 महीना भी रख सकते हो, लेकिन मिनिमम हमको 30 डेज या 28 डेज रखना है, तभी हमारा अच्छे से सोइल सोलराइजेशन होगा। जैसे ही हमारा सोइल सोलराइजेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में इन बातों का खास ध्यान रखना है। यहाँ पे हम गलतियां कर देते हैं। बहुत सारे किसान उसमें सोइल सोलराइजेशन के बाद में वो है गोबर की खाद डाल देते हैं, कच्ची होती है, कई बार अच्छी सड़ी गली नहीं होती है। तो गोबर की खाद में सबसे ज्यादा आपके फंगस, बैक्टीरिया, डंपिंग वाले जो हैं, विल्टिंग वाले, वो आते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। कोई भी जैविक खाद थी वो हमको सोलराइजेशन से पहले डालनी है, बाद में हमको कुछ भी उसके अंदर नहीं डालना है। इसके साथ साथ मिट्टी में भी कोई हमको चेंज नहीं करना है। मिट्टी चेंज का मतलब कई बार हमारा प्लान बदल जाता है 1 महीने में, खास करके पॉली हाउस नेट हाउस वाले कि साहब हम इसकी इस कोने में मिट्टी खराब थी वो बदल देते हैं। ऐसा हमको नहीं करना है। इसके साथ साथ हमको गहरी जुताई भी नहीं करनी है, क्योंकि हमारी 15 से 20 सेंटीमीटर की जो सॉइल थी वही स्टरलाइज हुई है। कई बार हम डीप फ्लोइंग करना चाहते हैं तो वो हमको नहीं करनी है। आपको अगर डीप फ्लोइंग करनी थी तो वो आपको सोलराइजेशन से पहले करनी है, बाद में हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सोलराइजेशन के बाद हमको जो एंट्री गेट है उसकी भी साफ सफाई करनी है। मैं तो कहूंगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड नैनो सिल्वर से आप उसको पूरा सैनिटाइज कर दें। ऑलरेडी मैंने H22 नैनो सिल्वर का वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो एंट्री गेट को भी हमको पूरे से क्लीन करना है। इसके बाद में हमको खेत के अंदर बेड बनाने के लिए जो हम ट्रैक्टर को अंदर इंटर करेंगे या खेत के अंदर लेके जाएंगे तो उसके टायर की सफाई भी जरूर कर लें। कभी कभी ऐसा भी होता है आपके बाहर खेत में निमेटोड है और जैसे हम ट्रैक्टर अंदर लेके गए उसके साथ खूब सारी मिट्टी लगी हुई थी, वो पूरा का पूरा जो है वो निमेटोड या जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस है वो वापस से इंटर कर जाएगा। तो ये भी स्टेप का हमको खास ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप जैविक में अगर कुछ डालना चाहते हैं तो केंचुआ की खाद और उसको भी आप ट्राइकोडर्मा, पैसिलोमाइसिस, पीएसबी, केएसबी ऐसे जो कल्चर आते हैं उसको ट्रीट करके फिर हम उसको डालना है। तो किसान साथियों, इस तरह से ये पूरा एक स्टेप है सोइल सोलराइजेशन करने का। अगर आप पूरा अच्छी तरह से रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं तो नो डाउट
मैं कर रहा हूँ सबसे सस्ता और सबसे अच्छा हमारी मिट्टी को स्टरलाइज करने का ये तरीका है। तो आप अभी, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, तो आप इसको करके जरूर देखें। किसान साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने सभी साथी किसानों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और अपने वीडियो को लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। थैंक यू।